आज का टॉपिक है अपना अस्थमा, ठीक है ना। जो एक रेस्पिरेटरी डिसीज है, यानी जो अपने लंग्स वाला पोर्शन है, जहाँ से नोज से लेके लंग्स तक जो हम O2 CO2 को एक्सचेंज करते हैं, उसमें डिसीज देखने को मिलती है। तो सबसे पहले इसको हम डिफाइन देखते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। तो एक कंडीशन इन विच पर्सन एयरवे बिकम इन्फ्लेम्ड, नैरो एंड स्वेल, मतलब एक कंडीशन है जिसमें एक इंसान की एयरवे, एयरवे मतलब जो ये हमारा ट्रैकिया है, ठीक है ना। इस ट्रैकिया को ही हम विंड पाइप या फिर एयरवे कहते हैं, विंड पाइप या फिर एयरवे कहते हैं। इस एयरवे में क्या हो जाता है, जो ये जो ब्रोंक्यूल्स है ना, ये इन्फ्लेम हो जाती है, उस चक्कर में नैरो हो जाती हैं और स्वेल कर जाती है। यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो एयरवे है, ट्रैकिया है, वो स्वेल करने लगता है और इन्फ्लेम हो जाता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा म्यूकस इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाता है और लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। ये तो थी इसका इंट्रोडक्शन, एक ओवरव्यू। अब ये होता क्यों है, तो क्या कारण है जिसकी वजह से हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है और लोग सांस नहीं ले पाते हैं, और क्या क्या तकलीफें हैं उन्हें देखते हैं। पहला, जेनेटिक फैक्टर। देखो, जेनेटिक फैक्टर 25% जो है, वो कंडीशन ये कहता है कि पेरेंट्स से शायद चिल्ड्रन के अंदर ये फैक्टर जा सके, अस्थमा की कंडीशन देखने को मिल सके। तो जेनेटिकली हो भी सकता है, पर कंफर्म नहीं कि हो ही। दूसरा, इन्वायरमेंटल फैक्टर। जो भी पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन जब एक इंसान के अंदर जाएगा, यानी ट्रैकिया के रास्ते, तो जो पॉल्यूशन इंक्रीजमेंट, गाड़ियाँ इंक्रीजमेंट हो रही हैं, पॉल्यूशन ज़्यादा निकल रहा है, उस चक्कर में भी अस्थमा का कंडीशन काफ़ी बढ़ने के चांस हो सकते हैं, क्योंकि ये क्रॉनिक डिसीज है। ठीक, तो लंबे समय की चलती है डिसीज है। हालांकि सही तो नहीं कर सकते, पर हाँ, कम किया जा सकता है इसको इलाज के जरिए। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर एक ये बड़ा कारण है कि जो जिनकी फैमिली के मेंबर हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स या डस्ट पार्टिकल या फिर कंटिन्यू जैसे शीशे काम रहते हैं, तो वो इस चीज़ को जब इनटेक करते हैं ऑक्सीजन के रूप में, तो उनको चांस हो सकता है अस्थमा का। लेकिन कम से कम 10-5 साल वो बंदा वहाँ वर्क किया। इन्फेक्शन भी, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, उस चक्कर में भी ये नैरो हो जाती है, इन्फ्लेम हो जाती है और अस्थमा का कारण हो सकता है। ये तो गया कॉज। टाइप्स ऑफ अस्थमा, तो एक होता है एक्सट्रेंसिक अस्थमा, दूसरा इंट्रेंसिक अस्थमा। जो एक्सट्रेंसिक अस्थमा ये होता है एलर्जी की कंडीशन जैसे पॉलिन, डस्ट और जो भी हमारे क्या कहते हैं केमिकल्स जो भी हुए, वो जब कोई इंसान इनटेक करता है कंटिन्यूटी, तब जाके वो हमारा एक्सटेंसिव अस्थमा के अंडर में आता है। फिर इंट्रेंसिक अस्थमा है, जो नॉन एलर्जिक, मतलब इन चीज़ों से ना होके, वो या तो वेदर कोल्ड है या फिर ड्राई का वेदर है तब होने के चांस होते हैं, स्मोकिंग करता है, स्ट्रेस या एंजाइटी रहती है, या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। तो मतलब कोई भी ये बाहर की चीज़ें, एलर्जिन चीज़ें ना आए, उनसे ना हो कोई उसको बीमारी, उससे जो अस्थमा क्रिएट होगा उसे कहते हैं इंट्रेंसिक अस्थमा और नॉन एलर्जिक अस्थमा। ये टाइप्स हो गए। अब पहुंचते हैं साइन और सिम्टम में। जब किसी को अस्थमा होता है तो कौन कौन सी उसके अंदर समस्याएं देखने को मिलती है। सबसे पहले विजिंग। जब वो सांस लेगा तो उसकी ट्रैकिया से सीसी की विजिंग की आवाज आएगी, जैसे सीटी बजती है वैसे। सांस रुक रुक के ली जाएगी, खांसी होगी, चेस्ट में टाइटनेस सी रहेगी जब अगर अस्थमा का मरीज है तो। डिस्पेंसिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका लॉस, क्या कहते हैं, जो वर्ड डिस्पेंसिया का मतलब है, देखो याद नहीं है, चलो इसको देखते हैं। हाइपोक्सिया क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कि यहाँ पे आपकी काफी रुक रुक के सांस की तकलीफ होगी, और इसमें तब जाके जो इसमें पेनफुल कंडीशन आने के चांस रहते हैं। ठीक, अब बात देखते हैं डायग्नोसिस में, कि डायग्नोसिस क्या चीज होती है। सबसे पहले जब किसी को अस्थमा होगा या फिर कोई भी कंडीशन होती है, तो उस बंदे का सबसे पहला कारण रहता है फिजिकल एग्जामिनेशन, की हम ये कंफर्म कर सकें कि हाँ वाकई उसे अस्थमा है या कुछ और है। हिस्ट्री कलेक्शन, उसके बैकग्राउंड से देखेंगे कि उसको अस्थमा है या नहीं भी है, यानी उसके पेरेंटल जाएंगे, फिर ग्रैंडफादर पे जाएंगे, फिर प्रीवियस एक फैमिली ट्री बनाएंगे, उसके जरिए हम पता कर सकते हैं कि जेनेटिकली आया है या कोई और कंडीशन से हुआ है। चेस्ट का एक्सरे करवाएंगे। स्पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट जब उसके माउथ से लगाते हैं, नोज पे क्लिप करते हैं, और तब उस इंस्ट्रूमेंट में ये देखते हैं कि उसकी ऑक्सीजन की स्पीड कितनी आ रही है लेने की या फिर CO2 बाद छोड़ने की। फिर उसे हम एक ग्राफ पे बताते हैं कि इतने मिनट में इतनी तेजी से उसने O2 लिया, CO2 छोड़ी। पीक एक्सपिरेटरी फ्लो,
ये भी सेम वही है कि एक मैक्सिमम स्पीड ऑफ एयर जो इंसान अपने लंग्स में एक्सहेल करता है। ठीक। एलर्जिक डस्ट, ये भी मतलब कितनी मात्रा में उसने एलर्जी, कहाँ रहता है, क्या काम करता है, क्या एलर्जी की वजह से हुआ, किस वजह से हुआ है। अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे अस्थमा का, उसे देखते हैं। तो ये एक अस्थमा से जो इसका स्पेलिंग है उसके जरिए एक ट्रिक है। अस्थमा के पेशेंट को डॉक्टर द्वारा एल्बोटिरॉल एक मेडिसिन है वो देते हैं। फिर स्टेरॉइड है एस फॉर, इसमें प्रेडनिसोन एक मेडिसिन है वो यूज होती है। फिर एच फॉर हाइड्रेशन है, आईवी के माध्यम से दिया जाता है उसको। एम फॉर मास्क यूज करना है, कंपलसरी है। ए फॉर एंटी क्लोनिक एलर्जिक्स, जो भी अगर उसको एलर्जी है तो ये मेडिसिन का हम इस्तेमाल करते हैं। प्रिवेंशन में नॉर्मली हम क्या करेंगे, फेस मास्क का यूज करेंगे, कोशिश करेंगे स्मोक ना, अवॉइड स्मोक करें ही ना, और कोल्ड कंडीशन ना रहे। अवॉइड पॉल्यूटेंट्स, जितने भी पॉल्यूटेंट है, चाहे डस्ट हो, चाहे वो से डस्ट पार्टिकल हो या पॉलन पार्टिकल हो, या फिर कोई अदर पॉल्यूटेंट हो, उनको दूरी बनाए रखें। वैक्सीनेशन उसका होना चाहिए। तो ये एक टॉपिक था अस्थमा, जो बच्चों में आजकल कितना लगभग 6% या 6% देखने को मिल रहा है, और 2% ह्यूमन में। और कारण क्या है हम लोगों ने देखे ही थे, कौन से, इन्वायरमेंटल, जेनेटिकली, ऑक्यूपेशनली और इन्फेक्शन। हद से ज़्यादा चांस वो मिल रहा है वो इन दोनों में। जो लोग बाहर वर्क करते हैं जॉब में, वो जो ऐसी कंडीशन जहाँ पे डस्ट पार्टिकल ज़्यादा है और एयर पोल्यूशन की वजह से। तो कोशिश यही है, कोशिश करो मास्क लगाओ, और जितनी भी अगर कोई चीज़ की एलर्जी है तो उसका इलाज कराओ, क्योंकि अस्थमा अगर हो गया तो उसका बहुत कम चांस है कि उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन हाँ, पर ये है आपको आराम मिल सकता है कंटिन्यू आप दवा का सेवन करते हैं तो ये था अस्थमा का एक नर्सिंग नोट्स, जो अगर इतना लर्न कर लोगे तो हो सकता है शायद कुछ याद रहे। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट डिसीज के साथ में।